तभी कुछ समय पहले का सीन देखते हैं जब इमोर्टल लेडी चाव पे अटैक करती है। सनमून आके उसे बचा लेता है और कहता है क्या बकवास है। इमोर्टल लेडी का ध्यान उस पर जाता है। सनमून कहता है तो यही वजह है कि तुम चाव की बॉडी को चाहते हो। अर्थ मास्टर इमोर्टल लेवल तक पहुंच चुकी वो लेडी भी अपनी अचीवमेंट से अभी भी खुशी नहीं है। इमोर्टल लेडी येन कहती है ये क्या कमीने है, तुम ये सब कहने की हिम्मत कैसे करते हो जबकि तुम पहले से जानते हो कि मैं कौन हूँ। और मन में कहते रुको, लेकिन उसने अभी अभी चाव को कैसे बचाया, उस हालात में उसने ये कैसे किया, मैं तो उसे आते हुए भी नहीं देखा। चेकमून में आते हुए कहते ग्रेट टाइगर तुम कमीने, और हाफते हुए कहती तुम अकेले कैसे उड़ गए, ऐसा लग रहा जैसे मैं खोआ हुआ एक बच्चा हूँ। लेडी येन कहती है ग्रेट टाइगर इसका मतलब है कि वो माउंटेन बैक का लीडर बैकरियान का प्रेमी है। चेकमून अपने मन में कहता अभी जो टेक्निक को अपनाई गई है वो स्पेस ट्रांसजेंडर टेक्निक है, इसमें कोई शक नहीं कि ये लेजेंडरी स्पेस वॉर्म टेक्निक थी जो बहुत ही पहले गायब हो चुकी है। फिर भी ये जगह उसके लिए बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, फिर भी इतनी दूर टेलीपोर्ट करने में कैसे कैपेबल हो गया। लेडी येन चेकमून दोनों ही कहते कमीने। ग्रेट टाइगर चाव कहती हस्बैंड आप यहाँ पे क्यों है, ये खतरनाक जगह है, आपने क्यों किया। सनमून कहता तुम मुझसे पूछती हो क्यों, क्या ऐसी कोई जगह है जहाँ पति अपनी पत्नी का पीछा ना कर सके। चाव कहती मेरा ये मतलब नहीं था। सनमून कहता मुझे पता है कि तुम इसे खुद ही हल करना चाहोगे, तुम ये मैजिक हेयर पेन वहीं पे छोड़ गए थे इसलिए मैं तुम्हें ढूंढ नहीं पाया और इसलिए माउंटेन बैक में वो खतरा मुझ तक नहीं पहुँचेगा। चाव उसे देख रही हो तो कहती ये सब मेरी गलती है, एक ऐसी मुसीबत है जैसे मैंने खुद अपने ऊपर लाई है अपनी बेवकूफी आना समझी के कारण, इसलिए मैंने इसे सुलझाने की कोशिश की लेकिन इसके बजाय मैं तुम्हें इस खतरनाक जगह पे घसीट ले आया। सनमून उसके चेहरे पे हाथ रखते हुए कहता नहीं इसमें तुम्हारी क्या गलती हो सकती है, तुमसे वादा करने के बावजूद वापस ना लौटने की गलती मेरी ही है। कहते हैं कि पति पत्नी का रिश्ता ऐसा होना चाहिए जिसमें हम एक दूसरे के पूरक हो, लेकिन मैं तो सिर्फ अपने लिए ही जीता रहा बिना ये जाने कि तुम किन मुश्किलों का सामना कर रही थी, इसलिए मैं माफी चाहता हूँ। मोटी लेडी ये सब सुन रही होती है और भड़कते हुए कहती है तुम दोनों एक दूसरे के लिए इतने अंधे हो गए कि तुम्हें अपनी हालात का अंदाजा नहीं हो रहा, अपर रैम से इस अस्तित्व को देखो। चाव कहती है नहीं। चेकमून भी हैरान कहता क्या अपर रैम में। चाव कहती है हस्बैंड वो तो अपर रैम से आई एक इमोर्टल फ्लावर है, इमोर्टल लेडी येन को भी इससे निपटने में मुश्किल हो रही है, हमें क्या करे। सनमून कहता इमोर्टल फ्लावर भी अटैक करने के लिए तैयार रहती है, उनसे भी अटैक करती है। सनमून हैरान कहता क्या, वो पीछे को ढकेल देता और कहता है मास्टर सुपरमैन प्लीज चाव का ख्याल रखे, और सारा अटैक को सनमून खुद ही झेलने लगता है। चाव कहती है हस्बैंड। तभी हम देखते हैं सनमून के बॉडी पे तमावा का आर्मर होता है, वो सारे टेंटिकल को टुकड़े टुकड़े करते हुए आगे को बढ़ता है। लेडी येन भी उसे देखती रह जाती है और चेकमून कहता है उसमें कैसा टैलेंट इसलिए वो खुद को बचा सकेगा, तुम्हें उसके बारे में ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। चाव कहते लेकिन तुम कौन हो। चेकमून कहता मैं सू माउंटेन का मास्टर सू हूँ, मेरा उस आदमी से काफी लंबा रिश्ता है, हम दोस्त है। खैर हम दोस्त नहीं है लेकिन हम दुश्मन भी नहीं है, तो मैं तुम्हारे रिश्ते को क्या नाम दूं, एक दूर का लेकिन करीब रिश्ता। सनमून सारे टेंटिकल को टुकड़े टुकड़े कर रहा होता है। कहता मैं तो बस उसे देख ही रहा था लेकिन उसने अचानक एक घातक हमला कर दिया, इतना एग्रेसिव इमोर्टल है। हवारन कहती उसकी भारी दिखावट के अलग वो बहुत ही कठोर है और उसके हाथों में जरा सा भी गर्माहट नहीं है, बिल्कुल सर्दियों की ठंडी हवा की तरह। इमोर्टल फ्लावर एक लाचार अस्तित्व है जो हमेशा दूसरे इमोर्टल का निशाना बनती रहती है, इसलिए अब जब वो होश में नहीं आ सकती तो वो अपने आसपास के सभी लोगों को अपने दुश्मन मानती हो जो उसे निशाना बना रहे हैं। सनून कहता तो क्या अब वो बेहोश है, तो अब मुझे क्या करना चाहिए। हवारन कहती है मुझे नहीं पता। सनून कहता क्या, और हवारन कहती है मैं पाठ को देख के रास्ता समझ सकती हूँ, मैं दखल नहीं दे सकती। सनगुन कहता तब, और हवारन कहती है वो खतरनाक है, और वो सनगुन पे दोनों मैन टेंटिकल से अटैक कर देती है जिससे सनगुन पीछे और गिरने लगता है। मास्टर सू और चाव भी एक पल के लिए हैरान हो जाते हैं। लेडी येन मन में कहती उसमें काफी टैलेंट दिखाई देता है लेकिन मुझे डाउट है कि वो इसे सह नहीं पाएगा। इमोर्टल फ्लावर और भी एग्रेसिव हो जाती है, सनगुन पे अटैक कर रही होती है। तभी हम तमावा के टेल को देखते हैं और इमोर्टलिटी उसे ही देख रही होती है। सनगुन दोनों टेंटिकल को पकड़ रहा होता है। हवारन कहती है ये सच में हैरानी की बात है कि इमोर्टल फ्लावर अभी पूरी तरह से पावरफुल नहीं है, फिर भी उसने उसके टेंटिकल को रोक लिया। समझ सकते हो कि तुमने उस इंसेक्ट को पालने पोषण में कितनी ज्यादा मेहनत और लगन लगाई है। सनगुन कहता है बिल्कुल सही, इमोर्टल फ्लावर तमावा को भेद नहीं सकता, ये संभव है। सनगुन काफी स्पीड से आगे और बढ़ने लगता है लेकिन हम इमोर्टल फ्लावर के चेहरे पे गुस्सा साफ देख सकते हैं। अपने मुंह को खोलने लगती है। हवारन कहती है बस पीछे हट जाओ। इससे सनगुन कुछ समझ में नहीं आता। फ्लावर जबरदस्त चीख मारती है, उससे चीख से वहाँ से जबरदस्त शॉक निकलने लगता है, यहाँ तक कि सेकंड लेयर तक भी जाता है। वहाँ पे जबरदस्त धमाके होते हैं और हम देखते हैं उस अटैक से सेकंड और थर्ड लेयर भी एक हो जाते हैं। चेकमून हैरानी से कहता है ये आसमान, ग्रेट टाइगर वो बदमाश, अगर उसने अपने बॉडी से इस हमले को ना रोका होता तो मैं सोच भी नहीं सकता कि हमारा क्या हाल होता। और हम देखते इस अटैक से तमावा की बॉडी पे भी कट लग जाता है। सनगुन कहता दर्द हो रहा है। तमावा क्या तुम ठीक हो। तमावा कहती है मैं सोने के लिए जा रही हूँ। सनगुन मन में कहता है इससे पहले किसी ने भी तमावे के बॉडी पे ऐसा जख्म नहीं दिया था। इमोर्टल सच में अलग ही होते हैं, यही है अपर रेल्म का अस्तित्व। और वो फ्लावर फिर से अटैक करने के लिए तैयार रहता है। सनगुन इससे कर रहा होता है, फिर चाव आके उसके हाथ को पकड़ती है। सनगुन उसे देखता है और कहता चाव पीछे हटो। चाव कहती क्या हम पति पत्नी नहीं है, इसलिए आप मिलकर काम करें। इससे सनगुन खामोश होता है। लेडी येन कहती क्या ये अंत है। मास्टर जू कहता ग्रेट टाइगर तुम कमीने कुछ कर। लेकिन हम फ्लावर को देखते जो
काफी भड़क चुकी होती है। तभी उन दोनों के बीच में आकर जायंट शॉट गिरता है। हम शॉट के अंदर उसी दास को देखते हैं, जैसे शॉट का एनर्जी खत्म होता है वो दास वहाँ पे पहुंच जाता है और कहता है मुझे लगता है कि मैं बिल्कुल सही समय पर पहुंचा हूँ। दास के आने से वहाँ पे काफी बड़ा निशान हो जाता है। सनमून देखते हुए कहता अभी अभी वो शॉट, मुझे पूरा यकीन है कि मैंने हेवन ट्रेजर फ्लावर की एनर्जी को महसूस किया। मास्टर सू कहता एक और इमोर्टल। दास उन्हें देख रहा था लेकिन फ्लावर काफी ज्यादा भड़क जाती है। लेकिन दास कहता रुको, क्या वो अभी अभी जागा हुआ इमोर्टल फ्लावर है? अपनी गाज को डाउन कर लो, मुझे अभी तुम्हें कोई भी दिलचस्पी नहीं है, इसलिए मैं तुमसे लड़ना नहीं चाहता। सनमून को देखते हुए कहता आखिरकार मुझे तुमसे मिलने का मौका मिल ही गया, इसमें मेरी उम्मीद से ज्यादा समय लग गया। सनमून कहता तुम कौन हो और ये मेरी तुमसे पहली मुलाकात है। दास कहता मैं तुमसे मिलने के लिए इतना एक्साइटेड था कि अपने बारे में बताना ही भूल गया। मैं 32वां हेवन का अनमोल फूल हूँ, तुम एल्डर जुनवो की लास्ट स्वॉर्ड हो और 36वें हेवन अनमोल फूल भी, तो तुम मुझे बस सीनियर ब्रदर कह सकते हो। सनमून मन में कहता मुझे इस बारे में पक्का नहीं था, लेकिन ये सच में हेवन का अनमोल फूल है। और उससे कहता क्या तुम मुझे अपने साथ लेने आए हो? दास कहता तुम इसे अच्छी तरह से जानते हो, जैसे ही तुमने शॉर्ट स्पीड आइलैंड में गए हेवन अनमोल फूल का मंत्र तुम पे लगाया गया, उसी पल से तुम्हारी किस्मत तय हो गई थी। सनमून मन में कहता हालांकि सनलॉर्ड और फीनिक्स ने मुझे पहले इसके बारे में बताया था, लेकिन क्या ये थोड़ा ज्यादा जल्दी नहीं हो गया? मैंने नहीं सोचा था कि अपर लोक के कोई इमोर्टल सीधे मुझे देखने के लिए लोअर रेम में आ जाएगा। मास्टर सुमन मन में कहते मुझे पक्का यकीन है कि मैंने ये कहते हुए सुना है कि वो उस कमीने को अपने साथ ले जाने के लिए आया था। क्या उसका किसी और इमोर्टल के साथ कोई संबंध हो सकता है? लेडी हेन मन में कहती है मुझ जैसे शख्स के लिए भी इमोर्टल एक ऐसा अस्तित्व है जिसके बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता, लेकिन वो इमोर्टल सीधे उस शख्स से मिलने आया था। आखिर वो कमीना कौन है? चावी मन में कहती हस्बैंड। कानून कहता तुमने मुझे किस तरह ढूंढा? दाउस कहता तुम्हें ढूंढने मुझे काफी मुश्किल हुई। जब जीवियों द्वारा तुम्हारे बॉडी पे लगाई गई सील टूट गई तो मैं सोच रहा था कि तुम्हें ढूंढने के लिए मुझे लोअर रेम में कब तक भटकना पड़ेगा, लेकिन सहयोग से उसी समय गोल्डन रिंग सूर्य ग्रहण हो गया। मुझे लगा था कि तुम जैसे लोग जो शॉर्ट स्प्लिट आइलैंड गए थे वो निश्चित रूप से इस जगह भी जाएगा और तुम यहीं पे हो, तो अब मेरे पीछे आओ आखिरी शख्स के रूप में। तभी फ्लावर उसके चेहरे पे जबरदस्त अटैक कर देती है। ये देख के सनमून भी हैरान रह जाता है। फ्लावर दोबारा अटैक करने के लिए तैयार रहती है, वो काफी ज्यादा गुस्से में होती है। दास का गर्दन नीचे झुका होता है और कहता है वो कमी नहीं हो रहा था, लेकिन वो फ्लावर दोबारा अटैक कर देती है। दास जो अपने शॉट को निकालता है उसके लताओं को रोकना शुरू कर देता है। उन दोनों के फाइट से वो सभी अपने आप को बचाने लगते हैं और सनमून कहता है मेरे पीछे रहो। सनमून को उनके फाइट से बचने में काफी दिक्कत आ रहा होता है और अपने मन में कहता है गियो में क्या वो हेवन ट्रेजर फ्लावर का मास्टर है? हेवन ट्रेजर फ्लावर जिसने मेरे सीनियर ब्रदर के बॉडी को पिघलाकर मेरे बॉडी के अंदर ऑब्जर्व कर दिया। गियो में वही इमोर्टल था जिसने ऐसा किया, क्योंकि ऐसा शख्स है जो दूसरे की जिंदगी को सिर्फ एक साधन के रूप में देखता है, इसका यूज किया जा सकता है। अगर मुझे उसके जैसे शख्स के पास घसीट कर ले जाया गया तो वो भी मेरी जान की गारंटी नहीं दे सकता। मेरी अंतरात्मा मुझे लगातार एक ही बात कह रही है, मैं उसे खुद को ले जाने नहीं दे सकता। दूसरी तरफ फोर्थ लेयर का सीन देखकर यूजान कहते तो ये जगह फोर्थ लेयर। लाल रेगिस्तान के नीचे जंगल मिलना ही अपने आप में काफी बड़ा सरप्राइज था। और अब एक और क्रिस्टल गुफा में है। ये किस तरह का क्रिस्टल है? और उसका हाथ रखते तो हम देखते उस क्रिस्टल के अंदर एक शख्स और कुछ क्रिएचर कैद होते हैं। यूजांग ये देख के हैरान रह जाता है, वहाँ के सारे क्रिस्टल में किसी न किसी तरह के क्रिएचर कैद होते हैं। और मन में कहते क्या एक बड़ी सा टॉम हो सकता है? प्लीज मुझे अभी बताए। जी सोल कहती है आपका क्या मतलब है? यूजांग कहते मैं उस असली कारण की बात कर रहा हूँ जिसकी वजह से ये जगह बनी, जहाँ एक दूसरे के अलग जगह एक साथ मौजूद है। तुमने कहा था कि तुम्हारे पूर्वज ने इसको बनाया था, इसलिए तुम इसे अच्छी तरह से जानते होंगे। जी सोल उसके बातों को सुनते हुए कहती है इस जगह पर पाए जाने वाले क्रिस्टल को बोन ईटिंग क्रिस्टल कहा जाता है। इसमें कुछ भी खास नहीं है, वो जिंदा और मरे दोनों क्रिएचर को कंज्यूम कर सकता है। अगर तुम उस क्रिस्टल में किसी भी बॉडी को रख दो तो वो धीरे धीरे पोषक तत्व को सोख कर अपनी बॉडी ढकने लगेगा। यूजांग के तौर इन क्रिस्टल द्वारा खाए जाने वाली एनर्जी जरूर जमीन के नीचे भेजी जाती होगी, है ना? जब मैं उस अजीब तरह की शांति वाले जंगल से गुजरा तब मैंने ये देखा था, उन टनों में बहने वाली सारी एनर्जी नीचे की ओर जा रही है। नॉर्मल पेड़ अपनी जड़ों से पोषक को सोखते हैं और ऊपर भेजकर फूल उगाते हैं, लेकिन ये जगह इसके लिए बिल्कुल उल्टा काम करती है। इस बड़ा से क्रिस्टल कैप को देखने के बाद मुझे पूरी तरह से यकीन हो गया है कि केंजू गुफा नाम की इस बड़ी सी गुफा में सारी एनर्जी नीचे की ओर खींची और सोखी जा रही है। वो सारी एनर्जी आखिरकार 5वें लेयर में जाकर इकट्ठा हो जाती है। इसी बात का मुझे सबसे ज्यादा जिज्ञासा थी, आखिर क्या कारण है कि गोल्डन रिंग इमोर्टल लैंड की सारी एनर्जी एक ही जगह पे इकट्ठा हो रही है। जी सोल कहते तुम्हारी समझ सच में बहुत ही तेज है। जैसा कि तुमने कहा इस जगह की सारी एनर्जी 5th लेयर में जाके इकट्ठा होती है, क्योंकि वह इस जगह के अस्तित्व का असली कारण छिपा हुआ है। मेरा तुमसे इसे छुपाने का कोई भी इरादा नहीं है। मेरा भी ये पहली बार है जब मैं खुद इसका सामना कर रही हूँ। यूजांग कहता मैं सोच भी नहीं सकता कि आखिर 5th लेयर में क्या है जहाँ पे ये सारी एनर्जी इकट्ठा होती है। जी सोल कहती हाँ इसलिए वहाँ पे हर कोई नहीं जा सकता। मेरे पूर्वज द्वारा छोड़ी गई ट्रेजर ढूंढने वाले चीज के बिना ये आसान नहीं होता। तो अपने ट्रेजर को एक्टिवेट करती है जिससे जमीन पे फॉर्मेशन बनने लगता है, वो लोग टेलीपोर्ट होने लगता है जिससे यूजांग हैरान होता है। और जैसे वो अपने आंखों को खोलता है हम देखते वो लोग 5th लेयर में पहुंच जाते हैं। यूजांग कहता तो ये है 5th लेयर। जी सोल हंसने लगता है कहती ये सच में मौजूद है। वहाँ पर मैं इस जगह पे इसी कारण आई थी। उधर देखो ये सी ड्रैगन क्लैन
का ट्रेजर है जो न जाने कितने एसेटिक के बलिदान और हजारों साल से जमा होती जा रही नेचुरल एनर्जी से बना है। यह है ओरिजिनली हेवनली ट्रेजर। और दोनों ही इमोर्टल एक दूसरे तरफ आगे बढ़ते हैं। फ्लावर अपने टेंटिकल से लगातार अटैक कर रहे थे जिससे वो बच रहे होते हैं और उन दोनों के फाइट से वो तीनों अपने आप को शील्ड बना के बचा रहे होते हैं। मास्टर सुमन कहते हैं मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मेरी बॉडी कुचला जा रहा है। किसी बैटल के बाद के असर इतना ज्यादा कैसे हो सकता है। लेडी एन कहती है ये बैटल डिवाइन इमोर्टल के बीच की है। उन दोनों के फाइट के शॉक वेव से सनगुन भी खुद को बचा रहा होता है और वो दोनों अभी भी बैटल जारी रहता है। इमोर्टल कहता है क्या तुम्हें लगता है कि इस तरह का मामूली से हमला मुझ पर असर करेगा? तुम कितने बड़े बेवकूफ हो। लेकिन फ्लावर काफी ज्यादा भड़क जाती है और फिर से सोनिक अटैक करती है जो जाके सीधे इमोर्टल को लगता है। लेकिन इमोर्टल उसके अटैक को बीच से चीर के रख देता है, वो भी हेवन ट्रेजर फ्लावर टेक्निक से। सनगुन में कहता है उसने एक ऐसी टेक्निक को काबू कर लिया है जो एक ही हमले में तमाम की स्किन को भी भेटने में कैपेबल थी। ये हेवनली ट्रेजर फ्लावर की ट्रू पावर है। इमोर्टल कहता है कितना झंझट भरा है, अगर तुम वहीं पे बैठे रहते और कुछ भी नहीं करते तो मैं तुम्हें जिंदा रहने देता। फ्लावर का टेंटिकल दोबारा इमोर्टल की तरफ ही बढ़ रहा होता है। इमोर्टल अपने आंखों को खोलता पलक झपकती उसके पास पहुंच जाता है और उससे कहता है ये सब तुमने खुद ही अपने ऊपर थोपा है, तुम मर जाओ। हम वहाँ पे उसके जबरदस्त अटैक को देखते हैं। जैसे उसका अटैक खत्म होता है हम देखते हैं वहाँ पे इंसेक्ट इमोर्टल आ जाता है। कहता है तुम ऐसा नहीं कर सकते। इससे वो दाउस पीछे को हो जाता है, जाके पीछे को लैंड करता है। बाकी सभी का ध्यान उस पे जाता है। सनगुन कहता है एक और दाउस हामी लेते हुए कहता है भले ये गोल्डन रिंग इमोर्टल लैंड है फिर भी यहाँ पे दो इमोर्टल कल्टीवेटर का होना सच में हैरानी की बात है। इंसेक्ट कहता है तुम्हें इसके बारे में जानने की जरूरत नहीं है, सबको अपने काम से मतलब रखना चाहिए है ना। उससे भी ज्यादा हमारे सनगुन की बॉडी में ब्लू फ्लेम को डिटेक्ट कर लेता है और कहता है हमारे मास्टर का ऑर्डर के हिसाब से हमें उस मोंग को खत्म करना है जिसने लापरवाही से इस जगह में कदम रखा है। मैं बेकार की चीजों पे अपनी पावर को खर्च नहीं करना चाहता और क्योंकि तुम यहाँ के नहीं हो मैं चाहता हूँ कि तुम यहाँ से चले जाओ। दाउस कहता है मैं ऐसा नहीं कर सकता, मैं भी ऐसा ही शख्स हूँ जो अपने मास्टर का ऑर्डर का पालन करता है, मैं भी पीछे नहीं हट सकता। इंसेक्ट कहता है तो हमसे लड़ना चाहते हो, जैसा तुम देख सकते हो हम दो यार तुम अकेले हो। दाउस कहता है मैं इस बारे में कुछ भी नहीं कर सकता और हाँ किसी भी फाइट का नतीजा पहले से कौन जान सकता है। और उसके बॉडी से जबरदस्त एनर्जी निकलने लगता है जिससे वो हैरान रह जाता है। सनगुन मन में कहता है जो इमोर्टल मुझे अपने साथ ले जाना चाहता है वो मुझे उसी इमोर्टल से बचाएगा जो मुझे मारना चाहता है और जो इमोर्टल मुझे मारना चाहता है वो उस इमोर्टल को रोक देगा जो मुझे अपने साथ ले जाना चाहता है। मैं बिल्कुल भी हालात से निकलने का तरीका नहीं सोच पा रहा हूँ, मैं क्या करूँ। वारन कहते ये एक अवसर है। सॉरी दोस्तों उतनी देर से सनगुन से फेदर बात कर रहा था और सनगुन कहता अवसर क्या तुम्हें अभी मेरी आंखों के सामने जो हालात बन रहे हैं वो दिखाई नहीं दे रहे हैं, तुम आखिर इसमें कौन सा अवसर देख रहे हो। फेदर कहता शांत हो जाओ, इस हालात को शांत मन से देखो। जब मुसीबतें एक दूसरे पे चढ़ जाती है तो उनके बीच से निकलने का एक छोटा सा मौका पैदा हो जाता है। वारन हैरान इसके एक गैप। फेदर कहता बिल्कुल सही, तुम्हें उस कमी का फायदा उठाना होगा। मास्टर सू कहते तो पूरी तरह से क्योश है। ग्रेट टाइगर को ले जाने वाला इमोर्टल भी कोई नेक इरादा नहीं रखता। सनगुन को देखते हुए कहता ग्रेट टाइगर वो एक ऐसा शख्स है जो हमेशा मुसीबत को अवसर में बदल लेता है। वो ऐसा शख्स नहीं है जिसे आसानी से मारा जा सके, इसलिए जब तक मैं उसके साथ हूँ। तभी सनगुन उससे कहता तुम चुपके से हालात को समझने की कोशिश कर रहे हो और मेरे करीब आ रहे हो मुझ जैसे किसी के लिए। क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि तुम खुद को नीचे देख रहे हो, या क्या तुम जानते नहीं कि शर्म क्या होती है। लेडी एन हंसते हुए कहते तुम मुझे इतनी तीखी नजर से क्यों देख रहे हो, हम दोनों लोअर रैंक के बीइंग हैं तो जाहिर है हमें साथ मिलकर जिंदा रहना होगा है ना। तुम मन में कहता अरे बाप रे मैं तो चौंक गई, मुझे लगा वो मुझसे बात कर रहा है। वैसे क्या उसका उस शख्स के साथ कोई बुरा नाता है? वो ऐसा शख्स नहीं है जो बिना किसी रीजन की ऐसी बातें कह दे। लेडी एन फिर हंसते हुए कहती मैं ये कहना नहीं चाहती, लेकिन अगर तुम बेक्रियान को बचाना चाहते हो तो मुझे भी बचाना होगा। सनगुन कहता तुम किस तरह की बकवास बातें कर रहे हो। लेडी एन कहती मैं उस सील की बात कर रही हूँ जिसे मैंने बेक्रियान की बॉडी में लगाया था, अगर मैं मर गई थी वो भी मर जाएगी। इस बात से सनगुन काफी ज्यादा हैरान रह जाता है। चाव को देखता है, चाव हमें मर देती है। लेडी एन कहती है मुझे तुमसे मदद मांगने में कोई अच्छा महसूस नहीं होता, इसलिए चुप रहो और मेरी मदद करो। सनगुन कहता तुम और वो तीनों इमोर्टल अपनी जगह पे ही खड़े होते हैं। जब इंसेक्ट एक दूसरे को देखते हैं फिर वो मुस्कुराते और हंसते हुए कहता मुझे तो मजाक करने में भी डर लगता है, मैं पागल नहीं हूँ और न ही इतना बेवकूफ ही को तुम दोनों से अकेले लड़ूं। यहाँ जो कुछ भी हो रहा है उसमें शामिल होने का मेरा कोई भी इरादा नहीं है। इंसेक्ट कहता कितना अच्छा फैसला लिया तुमने। दास कहता मैं यहाँ सिर्फ अपने जूनियर को लेने आया था, हालांकि मैं उनका असली नाम नहीं बता सकता। मेरे मास्टर को ज्यूमो के नाम से जाना जाता है और उनके ऑर्डर बिल्कुल सही है। इसे इंसेक्ट का ध्यान उस पर जाता है। कहता अच्छा ऐसा है, इस अनमोल शॉट को देखने के बाद भी तुम्हें ना पहचानने के लिए मुझे माफ करे। अगर तुम्हें सिर्फ एक शख्स की जरूरत है तो मैं उसे तुम्हारे हवाले कर दूंगा। दास कहता आपने समझ लिया, इसके लिए थैंक्स। सनगुन को देखते हुए कहता मैंने तुमको इंतजार करवाया, अब चलो जूनियर ब्रदर यहाँ पे आओ। अब वो सनगुन पे अटैक करता है जिससे सनगुन उसके तरफ खिंचा हुआ चले जाता है और चाव कहती है हस्बैंड। सनगुन कहता मेरी बॉडी। इंसेक्ट आकर उसके हाथ को पकड़ता है, कहता रुको। इससे दास भी रुक जाता है, सनगुन भी अपनी जगह पे ही रुक जाता है। और दास कहता तुम क्या कर रहे हो। इंसेक्ट कहता है अगर तुम उस शख्स को ले जाने वाले हो तो मुझे डर है कि हमारे लिए सहमति होना मुश्किल होगा। सनगुन कहता गैप, ये वही गैप है जिसका फिनिक्स ने जिक्र किया था, अब मुझे वो गैप साफ दिखाई
दे रहा है। दाउस कहता तुम आखिर करना क्या चाहते हो, क्योंकि तुम मेरी बात नहीं समझ रहे, इसलिए मैं एक बार फिर से कह देता हूँ, वो बच्चा सेलेस्टियल वर्ल्ड का एक इमोर्टल जियोमो की लास्ट स्वॉर्ड है। सेक्ट कहता है मैं इसे अच्छी तरह से जानता हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि मैंने आपको कुछ नहीं बताया है। मुझे ये ऑर्डर देने वाले मास्टर ज़िलानवे हैं, जो वाटर वर्ल्ड का सी ड्रैगन है। दाउस मन में कहता ज़िलानवे, अरे नहीं, क्या ऐसा हो सकता है कि वो उस बुढ़ाऊ का नाम लेकर इस मामले को सुलझाने की कोशिश कर रहा हो। बेबस होते हुए कहता मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आप मुझे उसे अपने साथ क्यों नहीं ले जाने दे रहे हैं। वो लोअर रैम का एक बेकार क्रिएचर है। इंसेक्ट कहता है गोल्डन रिंग इमोर्टल लैंड की गुफा में मौजूद सारी चीजें मेरी मास्टर की है, किसी को भी उन्हें यहाँ से बाहर ले जाने की इजाजत नहीं है, खास तौर पे वो आइटम जो उस कमीने ने चुराई। दाउस कहता तुम्हारी बातें कुछ मेल नहीं खाता, इस गुफा में मौजूद चीज हमारे लिए महज बेकार चीजें हैं। और क्या ये वो चीजें नहीं है जिन्हें तुम चारे की तरह यूज करके हजारों बल्कि 10,000 लोगों को अपनी जान जोखिम में डालने के लिए फंसाते हो। इंसेक्ट कहता वो सच में चारा है, लेकिन हम कभी भी किसी को उन्हें ले जाने की इजाजत नहीं देते हैं। मुझे चिंता है कि सेलेस्टियल वर्ल्ड में ये अफवाह फैल जाएगी कि सम्मानित जियोमो की सोच दूसरों की संपत्ति लूट लेती है। दाउस उसे देखता सनगुन भी उन दोनों को ही देख रहा होता है। फेदर कहते वो कमीने बहुत ही लालची हरकत कर रही हैं। सनगुन हैरान कहता लालच, और फेदर कहता है उस इमोर्टल इंसेक्ट के पास मेरा एक अंश है, इसलिए वो तुम्हें इस जगह से जाने से रोक रहा है, क्योंकि उसने मेरे एग्जिस्टेंस को भाप लिया है। वो अपने मास्टर के रुतबे का इस्तेमाल फाइट को रोकने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उन दोनों के पीछे लगभग एक जैसे ही पावर है। इससे सेलेस्टियल वर्ल्ड और वाटर वर्ल्ड के बीच संघर्ष हो सकता है। वो ये जोखिम उठाने के लिए तैयार है। सनगुन कहता नहीं, क्या सच में बात इतनी आगे बढ़ जाएगी? फेदर कहता वो इसे इतनी शिद्दत से चाहता है कि वो इसे हद तक जाने को भी तैयार है। उनकी नजर में मेरी मौजूदगी जो इनेट पावर से भरी है, हेवन के आशीर्वाद जैसा है। सनगुन मन में कहता क्या ये हेवन द्वारा दिया गया आशीर्वाद है? दाउस कहता जूनियर ब्रदर। सनगुन कहता हाँ। दाउस कहता एक पल के लिए यहाँ पे आओ। सनगुन कहता ठीक, और आगे और बढ़ने लगता है। दाउस कहता मैंने इससे कुछ अजीब सुना, मैंने सुना है कि तुम आगे चलकर सम्मानित जियोमो की चोट बनने वाले हो। वो एक चोर है। ऐसी बातें सुनकर मैं अनदेखा कैसे कर सकता था। उसने कहा कि तुमने कोई चीज चुराई है, लेकिन वो ये बात से मना कर रहा है कि वो चीज क्या थी। तो अगर तुम्हारे पास है तो उसे बाहर निकालो। इंसेक्ट कहता नहीं, तुम्हें ऐसा करने की कोई भी जरूरत नहीं है, बस मुझे वो चीज वापस दे दो। अभी हम वहाँ पे ब्लू फ्लेम को देखकर कहता अगर बात उस चीज की है जो मुझे यहाँ पे मिली थी, क्या तुम इस बारे में बात कर रही हो? सनगुन फेदर को बाहर निकाल लेता है। ये देखकर दाउस काफी हैरान रह जाता और इंसेक्ट के आंख खुले खुले ही रह जाते हैं। फेदर कहता तुम ये क्या कर रहे हो, मुझे उनसे क्यों मिलवा रहे हो? अभी मैं उनका सामना करने के लिए स्ट्रॉन्ग नहीं हूँ। सॉरी दोस्तों, अभी हवारन एक बार भी बात नहीं करती। अभी जो भी बात चला फेदर और सनगुन के बीच ही चला है। और सनगुन कहता तुमने मुझसे कहा था कि गैप का फायदा उठाओ, बातों को घुमाने फिराने से बेहतर है कि मैं सीधे उसके सामने दिखा दूं। उन दोनों का आंखों का भाव देखो कैसे बदल गया, उनका ये लालच। दाउस हैरान कहता डिवाइन बीस्ट फायर, तो बस यही है अब तक की मेरी सारी मेहनत। इंसेक्ट कहता डैम इट, वो कमीना, उसकी हिम्मत कैसे हुई इतनी लापरवाही से दिखाने की? और कहता इतना ही, ये मेरा मास्टर का है। तभी सनगुन सांस को अंदर कर लेता चीखते हुए कहता ये गलत है सीनियर ब्रदर, मैंने कभी भी कुछ नहीं चुराया, ये फेदर मेरी ही फाउंडेशन है, मैंने बस इसके बताए गए रास्तों का पालन किया और मुझे ये चीज यहाँ पे सोई हुई मिली। इंसेक्ट कहता ओ लोअर रैंक के नीच कमीने, मेरी मौजूदगी में ऐसी बकवास करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? हर कोई जानता है कि ये अपर रैंक की चीज है। सनगुन कहता फिर मैं इसे दिखाऊंगा, मैं सिनिस्टर फीनिक्स ब्लू फ्लेम का उत्तराधिकारी हूँ और फीनिक्स की विरासत को आगे बढ़ाने वाला शख्स हूँ। ये ऐसी फ्लेम नहीं है जिसे सिर्फ कोई नकल करके इसका यूज कर सके। दाउस मन में कहता ये सच है, सेलेस्टियल वर्ल्ड में भी कोई भी इस पे कंट्रोल नहीं कर सका, भले ये कमजोर हो लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि ये फीनिक्स ब्लू फायर है। इतनी ग्रेट पावर लोअर रैंक की किसी तुच्छ शख्स को कैसे चुन सकती है? और सनगुन कहता चोर असल में वही है, क्योंकि उसके पास मेरे फीनिक्स फेदर का एक टुकड़ा है। और हाँ सीनियर ब्रदर। दाउस कहता हाँ बोलो जूनियर ब्रदर, ना सिर्फ मुझ पर चोरी का इल्जाम लगाया बल्कि मेरा सामान भी चुरा लिया। प्लीज उस कमीनों को पनिश कीजिए और जियोमी की स्वॉर्ड की पावर दिखाकर मुझे इस झूठे आरोप से मुक्त कीजिए। और लास्ट में आपको सभी 6 रेल में पब्लिक में अनाउंस करनी होगी कि ये सारी परेशानी जी लाइन भाई के सबऑर्डिनेट की वजह से हुई थी। इससे दाउस को भी पसीने आ जाते, मन में कहता वो बदमाश, मैं चाहे कितनी भी स्ट्रॉन्ग क्यों ना हूँ, उन दोनों से मेरे लिए निपटना मुश्किल होगी, लेकिन सनगुन मन में कहता मैं यूं ही पीछे नहीं हट सकता और उसके सामने अपना स्वाभिमान भी नहीं खो सकता। यही बात उस इंसेक्ट इमोर्टल पर भी लागू होती है। अगर वो अपमानित नहीं होना चाहता तो उसके पास हमें यही रोकने के अलावा और कोई रास्ता नहीं होगा। अब हमारे पास एक दूसरे को इतनी आसानी से छोड़ देने का भी कोई चॉइस नहीं बचा। साकी उत्तर कहता जाओ एक दूसरे को पीट दो, मर जाओ एक दूसरे को मार दो। हैदर कहता तुम तो बहुत ही ज्यादा कमीने हो। और इंसेक्ट को देखते जो इससे भड़क रहा होता है और अटैक कर देता है, लेकिन वो सनगुन पे अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। तो कहता तुम कीड़े जैसे कमीने। सनगुन का इस अटैक का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होता और इंसेक्ट उस पर अटैक करते हुए कहता मर जाओ। अभी दाउस का शॉट आके उसके अटैक को रोक लेता है और कहता मैं तुम्हें मेरी इजाजत के बिना मेरे जूनियर ब्रदर को छूने नहीं दूंगा। इंसेक्ट कहता अब मुझे कोई भी फर्क नहीं पड़ता, यहाँ पे मौजूद
सभी को मार दो। फ्लावर भी अटैक कर देती है और वो दोनों दाउस पे अटैक करते हुए कहते हैं मुझे बस इतना करना है कि बाद में मैं तुम्हारे सारे निशान को मिटा देना है। सनमून कराते हुए पीछे को हो रहा होता फेदर कहता है ये वही ना बात, ये वही मौका है। वो ट्रांसफॉर्म होते हुए अपने ह्यूमन रूप में आ जाता है, अपने हाथों को आगे करते हुए वहाँ के डायमेंशन को तोड़ने लगता है, जिससे वहाँ एक पोर्टल ओपन हो जाता है। लेडी येन कहती है ये स्पेस। मास्टर सू खर्राट रहे होते उसके अंदर जा रहे होते। इंसेक्ट कहता है क्या उस फेदर ने उसकी सोल को अलग कर दिया? क्या तुम हम सबको चौंका देने की प्लान बना रहे हो? दाउस कहता है जूनियर ब्रदर अभी भी देर नहीं हुई है, मेरे साथ अप्रैल में चलो, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाने वाला हूँ, मैं तुम्हें डिवाइन इमोर्टल बनाने वाला हूँ, तो तुम इस तरह क्यों बिहेव कर रहे हो? सनमून कहता है मैं आपके ऑफर को सम्मानित मना करता हूँ, मैं किसी और का नौकर नहीं बनना चाहता, ना ही मैं किसी और का वेपन बनना चाहता हूँ। अगर मैं डिवाइन इमोर्टल बन जाऊँ तो भी उस तरह जीने से मुझे सच में जिंदे होने का एहसास नहीं होगा, तो मैं आपके साथ कैसे चल सकता हूँ और इससे अलग मैं अपनी प्रेमिका को कैसे छोड़ सकता हूँ? जैसा कि आप देख सकते हैं फिलहाल मुझे दूर रहना ही सेफ लगता है। चाओ को देखते हुए चिंता मत करो, बस थोड़ी देर और इंतजार करो, मैं जल्दी तुम्हारे पास वापस आऊंगा। इसे चाओ भी स्माइल करती है और वो लोग वहाँ से टेलीपोर्ट होने लगते हैं और हम उस पोर्टल को देखते हैं जिसे सेकंड लेयर से भी देखा जा सकता है। अभी हम फिफ्थ लेयर का देखते हैं जहाँ पे वो डायमेंशन खुलता है। और सनून कहता मेरा सिर क्या वो टेलीपोर्टेशन टेक्निक बहुत ही ज्यादा खतरनाक नहीं है? फेदर कहता मेरे पास और कोई भी चॉइस नहीं था, अगर मैंने इसमें जरा सा भी देर की होती तो हम उन्हें हरा नहीं पाते। सनून कहता ये जगह, और फेदर कहता है तुम यहाँ पे उनसे सेफ रहोगे कम से कम अभी के लिए। सनून कहता ये जगह अंधेरी और शांत है, तभी अपने सामने देख के हैरान रह जाता है क्योंकि वहाँ पे जी सोलर यूजांग होता है, जिसे सनून कहता वाओ इसे देखो। क्या ऐसा इसलिए क्योंकि मैंने अभी जिंदगी के मुसीबत को पार कर गया हूँ। एक पल के लिए मुझे जाना पहचाना चेहरा देखकर थोड़ी खुशी महसूस हुई।